तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ओके, तो जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो है उसकी मैग्नीट्यूड वेव का और एम्पलीट्यूड जो है चेंज होगा। मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जो सपोज से वन स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में जा रही है या दो स्ट्रिंग अटैच की हुई है तो उनकी मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी और जो है एम्पलीट्यूड चेंज होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वेव का कुछ पोर्शन जो है ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे मीडियम में और कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगा। अब क्योंकि अपने को पता है वेलोसिटी v इक्वल्स टू अंडर टी बाई म्यू अपन ने डिराइव कर रखी है वेव की वेलोसिटी। तो एक पॉइंट ये बनता है कि टेंशन तो जो है सेम रहेगा क्योंकि सपोज मान लो अपन ने एक स्ट्रिंग ये ले रखी है और दूसरी स्ट्रिंग ये अटैच कर रखी है। इसका म्यू 2 है kg पर मीटर मास पर यूनिट लेंथ और से इसका म्यू 1 है kg पर मीटर मास। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल रहा है कि म्यू 1 और म्यू 2 चेंज हो रहे हैं। अपने को पता है यहाँ पे म्यू 2 डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि साइज में दिख करके अपन को लग रहा है इस जगह पे, और असेम्पशन ही कह सकते हैं इसको। चलो लेट से कि म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो अपने को पता था वेलोसिटी v इक्वल्स टू अंडर टी बाई म्यू। अभी कोई टेंशन फोर्स इसके ऊपर लग रहा होता तो टी तो दोनों हर पर्टिकुलर हर पॉइंट पे सेम आएगा। टी तो ये तो सेम होगा हर पॉइंट पे। तो अगर टी सेम होगा और म्यू चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है म्यू के। तो जैसे ही म्यू कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि वेलोसिटी v2 डेफिनेटली ज्यादा होगी v1 से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट अपन एज ए कंक्लूजन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वेव की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बशर्ते टेंशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं कितना पोर्शन वेव का जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितना जो है ट्रांसमिट हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिट वेव के एम्पलीट्यूड और वेलोसिटीज क्या क्या आएंगी, ये इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये एक मीडियम है। इसका मास पर यूनिट लेंथ v2 है, म्यू 2 है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू 1 kg पर मीटर है, ठीक है। यहाँ से इस मीडियम के अंदर कोई एक वेव इधर ट्रेवल कर रही है लेट से v1 वेलोसिटी से। का एम्पलीट्यूड, क्योंकि वेव इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इस वेव को अपन कर सकते हैं इंसिडेंट वेव, जिसका एम्पलीट्यूड अपन ले लेते हैं ए आई, ठीक है। ये वेव गई इस मीडियम में तो वेव का कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम के अंदर, तो जो है कुछ पोर्शन वापस आ गया इधर से। अब क्योंकि हाँ जो पॉइंट था वो ये था, इसका एम्पलीट्यूड अपन ले लेते हैं ए आर रिफ्लेक्टेड वेव का, और कुछ पोर्शन जो है वेव का
इधर ट्रेवल कर गया, ट्रांसमिट हो गया, तो इसको अपन कह सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव का जो है सेम मीडियम के अंदर ही है, और v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, वेलोसिटी टेंशन और मीडियम पे डिपेंड करती है, टेंशन तो इस जगह पे सेम ही है, तो और टेंशन तो सेम ही है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली इस केस में म्यू पे डिपेंड कर रही है, और म्यू अपना चेंज हो रहा नहीं है रिफ्लेक्टेड वेव के केस में, वो उसी मीडियम के अंदर वापस ट्रेवल कर गई, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो सेम v1 वेलोसिटी से ही ट्रेवल कर जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने वाला है कि रिफ्लेक्टेड वेव सेम उसी मीडियम के अंदर वापस ट्रेवल की है, रिफ्लेक्ट की है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी एज ए इंसिडेंट वेव। तो ये बात क्लियर। ठीक है, तो ए आई अपन ने क्या नोटिस किया है, यहाँ पे ए आई है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, ए आर रिफ्लेक्टेड वेव, और ए टी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। मान लेते हैं जो ए आर है अपने पास वो आर टाइम्स ए आई है, जस्ट एजम्पशन, आर क्या है, कांस्टेंट है कोई और जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है वो टी टाइम्स ए आई। ठीक है, ये भी कोई कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब देखो इस वेव के पास, इंसिडेंट वेव के पास कुछ पावर थी, इंसिडेंट वेव क्या हुई, कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पोर्शन जो है ट्रांसमिट हो गया, तो इंसिडेंट रे की जो पावर थी पी वो दोनों में बट गई, कुछ पावर ट्रांसमिट हो गई, कुछ पावर रिफ्लेक्ट हुई हुई वेव के पास आ गई, तो जो पी इंसिडेंट की थी वो किस में, पी रिफ्लेक्टेड में प्लस पी ट्रांसमिटेड में शिफ्ट हो गई। ठीक है, और पावर अपने पास क्या होती थी, तो इसको अपन यहां पे लिखेंगे। ठीक है, इसको अपन यहां लिखेंगे, जो पावर है पी इंसिडेंट की वो पी रिफ्लेक्टेड प्लस पी ट्रांसमिटेड के बराबर है, और इंसिडेंट जो पावर अपन लिख रहे हैं वो कितनी होगी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू बी, तो 2 पाई इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू इंसिडेंट बी इंसिडेंट। ओके, सेम ऐसे ही रिफ्लेक्टेड वेव के पास कितनी पावर होगी, 2 पाई स्क्वायर ए आर स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू। इसको अगर सपोज एक बार के लिए अपन इसको जो है म्यू1 v1 के फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि म्यू1 v1 ही है वैसे तो, खैर प्लस 2 पाई स्क्वायर ए टी स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू2 v2। यहां से एक चीज नोटिस करने वाली है कि अपन ने फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रे एफ स्क्वायर एफ ही ली है, और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी एफ ही ली है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमने सेम ही ली है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि
जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जहां से सोर्स से वेव जनरेट हुई है वहीं पर जो वेव की फ्रीक्वेंसी थी वही हर मीडियम में रहती है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम के साथ में, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है वेव की फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो अपन ने ये फ्रीक्वेंसी दो है जो है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, तीनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम ही लिखी है। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, एफ स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से म्यू1 क्योंकि पता है रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी सेम ही रहेगी इंसिडेंट के, तो म्यू1 अपन ने डायरेक्ट ही लिख लिया है। तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करके म्यू1 इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर म्यू2 v2। ठीक है, अब अपने को एक चीज पता होता है कि v इक्वल्स टू अंडर टी बाई म्यू1, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं म्यू1 को टी बाई v1 स्क्वायर, सेम ऐसे ही मैं म्यू2 को टी बाई v2 स्क्वायर, यहाँ से इसमें रिप्लेस कर देते हैं अपन वैल्यूज म्यू1 और म्यू2 की। तो ये आ जाएगा ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, म्यू1 की वेलोसिटी अपन पुट करेंगे टी v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो एक बार इस स्टेप में पूरा ही लिख लेते हैं, ए टी स्क्वायर टी v2 स्क्वायर v2 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, टी टी कैंसिल आउट, तो ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर बराबर इंटू v1 बराबर ए टी स्क्वायर अपॉन v2। क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर बाई v1 ए टी स्क्वायर बाई अपॉन v2 इक्वल टू ये जो है अपॉन v2। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट इस जगह पे एक पॉइंट जहां पे इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव, या कहें कि कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है मीडियम का पॉइंट, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो इधर से देखें तो इस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। इधर से देखें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपन क्लोज आते जा रहे हैं और जस्ट इस पॉइंट पे देखते हैं, इस इंटरफेस पे देखेंगे अपन, तो इस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका वाइब्रेशन जस्ट जो है सेम होगा। इसके वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन, दोनों तरफ के वाइब्रेशन एक्चुअली में इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस पॉइंट पे जो जस्ट टचिंग पार्टिकल्स हैं मीडियम 1 के और मीडियम 2 के, उनका जो इंडिविजुअल जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे आपस में। तो इस पॉइंट पे अगर मीडियम 1 की बात करें तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है वो ए आई प्लस ए आर है, वो किसके बराबर होगा? ए टी के, क्योंकि बिल्कुल कॉन्टेक्ट पॉइंट पे है। ठीक है, तो ए आई और ए आर, यहां से ये एक और इक्वेशन अपने पास जनरेट होती है। इक्वेशन नंबर, इसको अपन 2 कह सकते हैं। ये पॉइंट एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि जहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट बन रहा है वहां पे दोनों तरफ के वाइब्रेशन जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से अगर अपन बात करें तो रिप्लेस कर देते हैं कोई एक वैल्यू को, ताकि अपने को
ए आर और ए टी की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो ए टी की वैल्यू अपन यहाँ से ए आर प्लस ए आई यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। पुट ए टी इक्वल्स टू ए आई प्लस ए आर इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ से उठाए अपन ने, इसमें रखा, तो ए आई का स्क्वायर, इसको अपन ओपन कर लेते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस ए आर इंटू ए आई माइनस ए आर इक्वल्स टू ए आई प्लस ए आर का स्क्वायर। इधर था v1, इधर था v2, एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक फैक्टर ए आई माइनस ए आर बाई v1 इक्वल्स टू ए आई प्लस ए आर बाई v2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां से v2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ए आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए आर ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, v2 बाई v1 ए आई माइनस इधर वाला ये ए आई इधर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर v2 बाई v1 और ए आर, ये प्लस का ए आर इधर बचा। ये कैलकुलेशन है, जनरल आप करके देख लेना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इधर बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां से ये आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 डॉट ए आई इक्वल्स टू v2 प्लस v1 डॉट v1 इंटू ए आर। v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया और ए आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू में ए आई। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड अपने पास आएगा वो v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 ए आई टाइम्स आएगा। तो जो अपन बात कर रहे थे, एक जो पहले पॉइंट अपन ने रखा था, यहाँ से पहले एक बार ए टी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए आर की वैल्यू इसमें लिखेंगे अपन, तो ए टी की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो ए टू की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ, वो आ जाएगी अपने पास ट्वाइस ऑफ v2 v1 प्लस v2, ट्वाइस ऑफ v2 v1 प्लस v2 टाइम्स ए आई। ठीक है, तो अपने पास ये पूरी वैल्यू आ गई। अब देखो, तो अब देखिए यहाँ पे, जब वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है रेयर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगी, v2 ज़्यादा होगा। v2 ज़्यादा होगा तो v2 माइनस v1 प्लस v2 इंटू ए आई। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसके लिए ए आर जो है पॉजिटिव ही आएगा, और ए टी जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो खैर ए टी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, बात ए आर की ही है। तो ए आर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है वेव। लेकिन देखो, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है वेव, तो ये v2 होगा और ये v1 होगा इस मीडियम में, v1 v2। ठीक है, अपने को पता है कि v1 लेस देन v2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, v1 ज़्यादा होगा v2 से, v इक्वल्स टू अंडरूट टी बाई म्यू से। ठीक है, तो v1 ज़्यादा है तो अपना ए आर यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ए आर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ए आर नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, जो अपनी वेव थी, जो वेव अपनी थी, इंसिडेंट वेव मान लो ये थी,
ठीक है, वो पाई के फेज के साथ में रिफ्लेक्ट होगी। मतलब अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वेव को ट्रेवल करवा रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो रिटर्न होगी पाई फेज के साथ में, मतलब उल्टा होकर के रिफ्लेक्ट करेगी। मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो ये एक बात नोटिस करने वाली है यहाँ पे, तो इसको अपन थ्योरेटिकली लिख भी लेंगे। whenever a ray travels from a rare medium to a denser medium, then the reflected wave will be in a phase difference of phi with the incident wave। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल अपन देखते हैं। जब भी कोई रोप अपन मान लो बंधी हुई है, कोई रोप बंधी हुई है वॉल से, ये कोई एक मैसिव वॉल है, ये कोई मैसिव वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल। तो इसका एक म्यू एक तरह से मैं बहुत ज्यादा ले लेता हूं कंपेयर टू इस स्ट्रिंग के। इसका कुछ म्यू है तो इसका म्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां से अपन ने एक वेव सेंड की इसके अंदर, एक इंसिडेंट। ठीक है, क्योंकि अब म्यू वन वेरी वेरी लेस देन म्यू टू, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो यू आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के पाई के फेज डिफरेंस के साथ में। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड वेव के फॉर्मेट में आएगी। सेम ऐसा ही अगर केस मैं दूसरा देखता हूं, ये तो मेसी बॉल के साथ। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मेसिव बॉल, मेसिव बॉल से रिफ्लेक्शन हुआ है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, मतलब कोई रस्सी है वो फ्री है बस, तो यहाँ पे ऐसे कोई रस्सी है और इसका ये एंड एक तरह से फ्री है, तो यहाँ पे वेव हुई, तो जो लौट कर आएगी वेव वो जीरो फेज के साथ आएगी, मतलब विदाउट इन्वर्टेशन के ऐसे के ऐसे ही लौट के आ जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है, फ्री एंड है वो इसलिए। तो इसका एक सीधा सीधा देख करके भी देख सकते हैं कि कब जब भी कभी अपन रस्सी को झटकाएंगे तो जो लास्ट एंड से फाइनल पॉइंट से जो वेव जनरेट होकर के आएगी वो सेम उसी पेज में आएगी। ठीक है, तो ये अपन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ द वेव अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।